सो हे गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरबीएस सिम्प्लीफाइड पे। मेरा नाम यश है और आज हम इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी 27 फैब का। इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ चाहिए हो या पुराने सेशन की आप पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हैं तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आरबीएस सिम्प्लीफाइड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले एक बार कंटेंट देख लेते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में से मैंने 5 न्यूज़ को पिक किया और ये 5 की 5 न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इतनी हैवी न्यूज़ नहीं है तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम पढ़ते हुए भी समझ सकते हैं इस न्यूज़ को, ठीक है। तो आज का सेशन थोड़ा छोटा ही रहेगा, शॉर्ट ही रहेगा और हम इसे जल्दी रैपअप करने की कोशिश करेंगे। तो जो पहली न्यूज़ है वो PLI 2.0 फॉर स्मार्टफोन्स, इंडियाज स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बारे में बात कर रही है। जहाँ पर स्मार्टफोन्स के लिए पहले से ही PLI 1.0 स्कीम चलती आ रही है, लेकिन वो खत्म होने वाली है, उसका टाइम पीरियड खत्म होने वाला है मार्च में, इसी मार्च में। तो उसको एक्सटेंड किया गया है थ्रू दिस PLI 2.0। पर नॉर्मल जो PLI स्कीम्स होती हैं उसको एक्सटेंड नहीं किया जाता है। उसके पीछे बहुत सारी रीजनिंग हो सकती है, अलग अलग कंट्री की अलग अलग रीजनिंग होती है, लेकिन इंडिया ने तब भी उसको एक्सटेंड किया है थ्रू दिस PLI 2.0। तो इंडिया ने क्यों किया वो चीज़ एक बार देखेंगे, उससे वो क्या करने वाली है। क्या पास में PLI 1.0 की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है इसलिए PLI 2.0 को एक्सटेंड किया है, मतलब PLI 1.0 को एक्सटेंड किया है थ्रू दिस PLI 2.0, ठीक है। तो उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो सेकंड न्यूज़ है, इंडिया यूएस ट्रेड रीसेट, लॉ लेवरेज एंड स्ट्रेटेजिक कैलिब्रेशन रिकैलिब्रेशन। तो यहाँ पर क्या है, सब कुछ हम सारी सारी डील के बारे में जो यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड डील चल रही है, ठीक है, वहाँ पर बहुत पास में बहुत डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। हम 50% से 18% गए, ठीक है, फिर 10%, फिर 15%, ठीक है। और आप कितना जा सकते हैं हम उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, ठीक है। और क्या पर्सपेक्टिव है यूएस का इन सारी पर्टिकुलर टैरिफ्स को लेके, ठीक है। और वो कैसे और टैरिफ्स हम पे इम्पोज कर सकता है, उनके लॉस को एक बार समझने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर उनके एक्ट्स और सेक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को देखेंगे कि क्या हो सकता है। जो थर्ड न्यूज़ है वो बहुत नॉर्मल न्यूज़ है, हमने पहले से ही ARCs के बारे में पढ़ रखा है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ठीक है। ये उसी में ही थोड़ा डेवलपमेंट है। एक NARCL होती है, गवर्नमेंट की बॉडी होती है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट की यूनिट है। तो ये क्या करती है, इसको कौन होल्ड करके रखता है, ठीक है, और इसने क्या किया है अभी, ठीक है। इसने 900 करोड़ की बिड करी है फॉर वीडियोकॉन ऑयल वेंचर्स, ठीक है। तो उसमें क्या होने वाला है, इसमें सारी की सारी हम स्ट्रेटेजिक बातें करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल स्ट्रेटेजी और डीप डिस्काउंट इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। फोर्थ न्यूज़ क्या है, इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी रीसेट। तो इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को रीसेट कर रहा है। एक तरीके से इंडिया जो है ना 85% ऑयल ऑयल क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करता है, तो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है अभी इंडिया की। तो वो अपने आप को स्ट्रेटेजिकली शिफ्ट करना चाहता है फ्रॉम इम्पोर्ट डिपेंडेंसी टू स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। तो वो कैसे करेगा उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन करेंगे। फिफ्थ न्यूज़ क्या है, इंडियाज़ ग्रिड 2.0 फ्रॉम कैपेसिटी एडिशन टू द स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी इंजीनियर, ठीक है। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे हमें 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 पता है कि हम जो ना बहुत सारी हमारे पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है इस टाइम पे, ठीक है। इंडिया की ग्रिड के पास बहुत कैपेसिटी है बट स्टिल उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। तो वो स्टेबिलिटी हम कैसे ला सकते हैं, कौन सी नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, बेस्ट टेक्नोलॉजी है, बेस्ट की टेक्नोलॉजी है, उसको यूज़ करके कुछ रोटरी इक्विपमेंट्स को यूज़ करके हम ला सकते हैं। तो हम उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू लेंगे इस, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ना थोड़ी इंजीनियरिंग से ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है। तो जो इंजीनियर्स हैं उनको तो आराम से समझ आएगी, लेकिन हमसे उतना ही जानने की कोशिश करेंगे जितना हमारे लिए ज़रूरी है। तो बस ये होने वाला है न्यूज़ का फ्लो। तो जब आप ये पूरा सेशन देख लो तो मैं अलग से क्विज़ भी डालता हूँ टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे क्विज़ भी है, ठीक है। इस पर्टिकुलर सेशन की आपको क्विज़ मिल जाएगी, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो और अपना जो स्कोर है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई कर लेना, पहले सेशन को देखने के बाद क्विज़ को ट्राई करना ज़रूर, ठीक है। वो हेल्प करेगा आपको आगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन सी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है इन फेज़ 1, ठीक है। तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। जो पहली न्यूज़ है, पहली न्यूज़ क्या बोल रही है, PLI 2.0 फॉर स्मार्टफोन, इंडिया स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो देखो ये न्यूज़ बहुत आसान न्यूज़ है और इसमें कुछ ऐसा खास बात नहीं है, मतलब जिसमें मेरे को बिल्कुल समझाना पड़े, है ना, अलग से। तो हम थोड़ा पढ़ते पढ़ते न्यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे आज और थोड़ा जल्दी रैपअप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक बार देखते हैं द आर्टिकल आउटलाइन। ये आर्टिकल आउटलाइन करता है पिवटल मूवमेंट फॉर इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में। एज द ओरिजिनल PLI स्कीम जो थी स्मार्टफोन के लिए वो नियरली एक्सपायर, जो मैंने आपको बताया वो एक्सपायर होने वाली है मार्च 31 को। तो इंडिया की गवर्नमेंट इज वेइंग एन एक्सेप्शन टू द रूल बाय लॉन्चिंग PLI 2.0। देखो ये एक्सेप्शन टू द रूल है, क्योंकि जनरली जो इंडियन गवर्नमेंट है वो PLI स्कीम को देखती कैसे है, वो एक वन टाइम किक स्टार्ट की तरह देखती है कि इनिशियल लेवल पे सारी की सारी कंपनीज को
और दूसरी फॉरेन कंपनीज़ को हेल्प करने के लिए, जस्ट किक स्टार्ट करने के लिए कि बाहर की कंपनीज़ और हमारी खुद की कंपनीज़ आए यहाँ पर और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनाएं, ठीक है। तो उसको किक स्टार्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट PLI स्कीम लॉन्च करती है, ठीक है, जस्ट टू हेल्प द इंडस्ट्रीज रीच इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्केल पे आ जाए। बट द फिलॉसफी इज दैट वंस जब इंडस्ट्री जो है एस्टेब्लिश हो जाती है, फिर उस PLI स्कीम को ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ये मान लेती है कि अब जो है कंपनी अपनी ये कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है वो अपने खुद के पैरों पे खड़ी हो गई हैं, अब उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की, ठीक है। पर स्टिल यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड किया है थ्रू PLI 2.0। तो वो देखते हैं, हाउएवर द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग अ सेकंड राउंड फॉर स्मार्टफोन बिकॉज क्यों, मोमेंटम की वजह से, क्योंकि स्मार्टफोन जो है आर नाउ इंडिया टॉप एक्सपोर्ट कैटेगरी, वो टॉप एक्सपोर्ट कैटेगरी बन चुके हैं इस टाइम पे। कितना है, $30.13 बिलियन इन 2025। तो गवर्नमेंट चाहती है कि भाई ऐसी ऐसा जो घोड़ा है, क्या विनिंग विनिंग हॉर्स है, उसको डिरेल ना किया जाए एटलीस्ट। जो सबसे ज़्यादा हमारा पावरफुल पॉइंट है, हम उसको डिरेल ना कर लें, इसलिए इसको PLI 2.0 को लॉन्च किया है या एक्सटेंड किया है PLI 2.1 को। द 2030 गोल क्या है, इंडिया हैज़ अ टारगेट ऑफ $500 बिलियन इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन बाय 2030। तो ये देखो, ये जो टारगेट है ना, ये याद रखना है, ठीक है। टारगेट थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्ट टारगेट ही पूछ लिए जाते हैं फेज़ 1 के अंदर। तो ये फेज़ 1 के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और ऐसे ही पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा टॉप एक्सपोर्ट कैटेगरी कौन सी है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे न्यूज़ से पूछ लिए जाते हैं, तो हमें पता नहीं होता है ना, या तो हम जनरल आइडिया लगाते हैं उसके थ्रू आंसर सही करते हैं, या हमें पता ही नहीं होता, हम तुक्का मार देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टारगेट्स हैं, इनको भी याद करते हो चलना, समझते हो चलना, वैसे आप बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो ही जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो इंडिया हैज़ अ टारगेट ऑफ $500 बिलियन इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन बाय 2030। तो स्मार्टफोन इसमें कितना कंट्रीब्यूट करता है, एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट $110 बिलियन ऑफ दैट पर्टिकुलर $500 बिलियन, ठीक है। तो इसलिए भी इसको एक्सटेंड किया गया है, मोमेंटम की वजह से भी एक्सटेंड किया गया है, और 2030 के गोल को पूरा करने के लिए भी एक्सटेंड किया गया है। द चाइना डिसेबिलिटी एंड ग्लोबल शिफ्ट, इवन विद द इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोन इन इंडिया स्टिल 11 to 14% ज़्यादा एक्सपेंसिव है देन द चाइना। इसकी वजह से एक डिसेबिलिटी क्रिएट हो जाती है इंडिया को, ठीक है। तो क्योंकि चाइना के पास बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजीज़ हैं, और वो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्राइस डाउन कर सकता है, ठीक है, उनके पास वो कैपेबिलिटी है। पर हम ज़्यादा इम्प्रूव टेक्नोलॉजी के बाद भी 11 से 14% मोर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं फ़ोन की। तो ये एक तरीके का डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट कर रहा है, डिसेबिलिटी क्रिएट कर रहा है टुवर्ड्स इंडिया, जो चाइना क्रिएट कर रहा है, ठीक है। सेवरल फैक्टर्स हैव रिसेंटली इंटेंसिफाइड दिस गैप, और चीज़ें भी आई हैं जिसने इस गैप को इंटेंसिफाई किया है। प्रीवियसली जो US ने एक टैरिफ इम्पोज किया था 10% ऑन चाइनीज स्मार्टफोन, जिसकी वजह से इंडिया को थोड़ा एक प्राइस एडवांटेज मिला था। और रेसेंट बट प्रॉब्लम क्या आई, जब US के सुप्रीम कोर्ट ने सब रूलिंग को ख़त्म कर दिया है ना, जो IEEPA से होने वाली सारी की सारी रूलिंग थी जो कि ट्रम्प ने की थी, उसको ख़त्म कर दिया। तब से चाइना और इंडिया, हम दोनों मतलब हमारी दोनों कंट्रीज़ जो है वो एक इक्वल प्लेइंग फील्ड पे आ गई, क्योंकि सब पे ऑल ओवर द वर्ल्ड 15% ही टैरिफ है, ठीक है। तो अब जो चाइना की सप्लाई चेन है वो ज़्यादा मैच्योर है और एफिशिएंट भी है, तो अब उनके पास क्या है, एक एडिशनल एडवांटेज है इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। तो इसकी वजह से एक दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इक्वलाइज हो गया है, टैरिफ इक्वलाइजर, ठीक है। तो टैरिफ इक्वलाइज हो गया है। सप्लाई चेन मैच्योरिटी क्या है, चाइना हैज़ डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, चाइना के पास डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है और वेल डेवलप्ड सप्लाई चेन भी है। और इंडिया क्या है, उस सप्लाई चेन को जो पहले से चाइना के पास है, हम उसको बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा जैसा कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। पर अगर हमारी गवर्नमेंट को पता है, अगर हमारी गवर्नमेंट इंसेंटिव नहीं देगी ना कंट्रीज़ को, बाहर की कंट्रीज़ को नहीं देगी, मतलब बाहर की कंट्री की कंपनियों को नहीं देगी, या हमारी खुद की कंपनी को नहीं देगी, तो हमारी कंपनी भाग जाएंगी बाहर, और दूसरी कंट्रीज़ की कंपनी भी बाहर ही भाग जाएंगी, कहाँ, चाइना, ठीक है, चाइना और वियतनाम जैसी जगहों पे। तो कंपनीज माइट शिफ्ट देयर प्रोडक्शन बैक टू चाइना, तो चाइना चली जाएंगी या वियतनाम चली जाएंगी टू सेव ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। द पावर ऑफ द एप्पल इफेक्ट, ये जो आर्टिकल है वो हाईलाइट कर रहा है मैसिव कंसंट्रेशन ऑफ सक्सेस। तो डोमिनेंसी क्या है, एप्पल अकाउंटेड फॉर 76% ऑफ इंडियाज टोटल स्मार्टफोन एक्सपोर्ट इन 2025। तो ये एप्पल का इफेक्ट है, सब लोग एप्पल के फ़ोन खरीद रहे हैं, है ना। तो की प्लेयर कौन से हैं इसमें, द गवर्नमेंट इज इन टॉक्स विद बिग टेक्स एंड देयर मैन्युफैक्चरर इंक्लूडिंग फॉक्सकॉन, टाटा, सैमसंग एंड डोमेस्टिक प्लेयर्स लाइक डिक्सन एंड लावा।
investment production. Thousands of crore has been invested based on the current incentive structure. If the incentive disappear, अगर incentive disappear होता है, ठीक है, तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है फॉर दीज कंपनीज वो भी अपने आप ही एक डेड एंड पकड़ लेगा और ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कंपनीज है वो अपने शेयर होल्डर को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ROI नहीं है, ROI नहीं तो इनको पैसा कैसे मिलेगा शेयर होल्डर्स को, तो फिर कोई इन्वेस्ट ही क्यों करेगा इंडिया में, ठीक है। तो इसकी वजह से दिक्कत है। और इंडिया ये भी देख रही है कि भाई 76% जो है ना एप्पल अकाउंट करता है, ठीक है, इंडिया के एक्सपोर्ट्स में। तो अगर यही ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां भाग जाएंगी, चाइना चली जाएंगी या वियतनाम चली जाएंगी, तो हमें बहुत बड़ा दिक्कत होगा, हमारा बहुत एक्सपोर्ट लॉस होगा, ठीक है। हमें पता है कि वो एक्सपेक्टेड कितना है, 110 बिलियन डॉलर एक्सपोर्टेड है, एक्सपोर्ट करते हैं हम नॉर्मली, ठीक है, स्मार्टफोन्स। ये एक्सपेक्टेड है बाय 2030, और वो कितने का टोटल पार्ट है, $500 बिलियन, ठीक है। ये टारगेट्स हैं, पीछे हमने पढ़े थे अभी। तो की चैलेंजेस क्या है PLI 2.0 के, ठीक है। देखो, एक तो बजटरी एलोकेशन करना है, क्योंकि नया इंसेंटिव कार्व आउट करना है इन द नेक्स्ट फिस्कल बजट, तो ठीक है, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। ये नॉर्मल वर्ड लग रहा होगा आपको, लेकिन गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अलग से एक चीज़ को लेके आना, अलग से एक पूरा सेगमेंट कट करके देना, ठीक है, एक बड़ी पाई में से छोटा सा पाई निकाल के देना, वो बहुत हार्ड होता है गवर्नमेंट के लिए। उसको फिजिकल कंसोलिडेशन भी करना होता है, सब्सिडीज भी देनी होती है, ठीक है, बहुत सारे काम करने होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना होता है, ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं जो गवर्नमेंट को करने होते हैं, और अलग अलग मिनिस्ट्रीज में अलग अलग बजट एलोकेट करना पड़ता है। तो फिर उसमें भी एक अलग से PLI 2.0 को एक्सटेंड करना पड़ रहा है, तो बहुत हार्ड चीज़ भी है एक तरीके से। तो इसलिए PLI 2.0 के लिए ये एक चैलेंज है, गवर्नमेंट कैसे करेगी, ठीक है। आउटले एंड सॉफ्ट इंसेंटिव्स कैसे करेगी, द गवर्नमेंट मस्ट डिसाइड एग्जैक्टली कितना मनी ऑफर करना चाहिए, ठीक है, और कितने लेवल तक देना चाहिए, ठीक है, कैशबैक देना चाहिए। तो वो डिसाइड करना भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये जो चीज़ है, जो पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड है, यही इसी पे ही डिपेंड करेगा कितना कितना बजट देना चाहिए, ठीक है। WTO की कंप्लाइंस, हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। हमने ये पढ़ा था, रोड टेप में ही पढ़ा था, ROD टेप में ही पढ़ा था, ठीक है। रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, ठीक है, एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, इस पर हमने पढ़ा था कि कभी कभी ऐसा हो जाता था कि इंडियन गवर्नमेंट ओवर सब्सिडाइज कर देती थी सारे के सारे एक्सपोर्टर्स को। तो WTO बोलता था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, और इस पर इंडिया पे लगा देता था पेनल्टी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को ये भी सोचना पड़ेगा कि हम जो है ना WTO कंप्लाइंट रहें, ठीक है। तो जो इंसेंटिव हम दें वो ऐसे ना देखे जाए कि वो हम ज़्यादा ही ज़्यादा एक्सपोर्ट को सब्सिडाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा सब्सिडाइज किया तो उससे क्या है, बाकी कंट्रीज चैलेंज करने लग जाएंगी। चाइना सबसे पहले चैलेंज करेगा WTO में जाके इंडिया को, ठीक है, और फिर WTO दोबारा देखेगी और उनको लगेगा कि हाँ, हम कर रहे हैं ये सब काम, क्योंकि हम अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें करना पड़ रहा है। तो फिर इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, इंडिया पे पेनल्टीज लग सकती हैं, WTO पेनल्टी लगा सकता है, क्योंकि और कंट्रीज चैलेंज करेंगी कि हमारे मार्केट को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही हैं, जस्ट बिकॉज वहाँ की गवर्नमेंट ओवर सब्सिडाइज कर रही है एक्सपोर्ट्स को, स्मार्टफोन के एक्सपोर्ट्स को, है ना। तो ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं, ये पॉसिबिलिटी भी है। तो ठीक है, तो पहली न्यूज़ खत्म हो गई है। तो अब सेकंड न्यूज़ देखते हैं। सेकंड न्यूज़ क्या बोल रही है, इंडियाज US ट्रेड रीसेट लॉ लेवरेज एंड स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशन। तो यहाँ पर देखो, सारा का सारा बात जो है हम US के पर्सपेक्टिव से करेंगे, और फिर इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आएगा उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसे भी पढ़ते पढ़ते खत्म करेंगे, उसको पढ़ते पढ़ते ही समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। द मीटिंग बिटवीन द पीयूष गोयल, जो कि कॉमर्स मिनिस्टर है, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर, एंड हॉवर्ड लुटनिक मार्क्स अ क्रिटिकल रीसेट मोमेंट इन द इंडिया US ट्रेड रिलेशन। तो यहाँ पर एक मज़े वाली बात आएगी कि इंडिया भी अब यहाँ पर जो है ना बैक फुट से फ्रंट फुट पे आके खेलने की कोशिश कर रहा है आप, ठीक है, बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की वजह से, ठीक है। और वो क्यों ऐसा कर रहा है वो हम देखेंगे, ठीक है। वाइल द हेडलाइन डिस्क्राइब इट एज अ फ्रूटफुल, ठीक है, हेडलाइन डिस्क्राइब कर रही है कि ये फ्रूटफुल है इंडिया के लिए, द अंडरलाइंग रियलिटी इज वेरी कॉम्प्लेक्स लीगली एंड डिप्लोमेटिक, ठीक है, स्क्रैम्बल्ड कॉज बाय अ मेजर शिफ्ट इन US लॉस। तो इसलिए US लॉ को समझना ज़रूरी है अगर हम ये न्यूज़ को समझना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें अलग अलग सेक्शन है जो US की गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है। पोटस, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट वो यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट द अदर कंट्रीज, जिसमें इंडिया सबसे पहले आता है, ठीक है। अगर हम इसको डेप्थ में समझना चाहते हैं तो हमें 3-वे कोलिजन समझना पड़ेगा बिटवीन अ ट्रेड डील, सुप्रीम कोर्ट की कोलिजन चल रही है, ठीक है, और US टैरिफ लॉज में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, और जो न्यू डील्स हम इंटरिम डील्स हम साइन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडिया और US की जो मेन डील साइन हो रही है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है भाई, एक और चीज़ देखते हैं, द लीगल शॉक स्कोटस एंड पोटस। तो स्कोटस क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, और पोटस क्या है, यहाँ पर ट्रम्प की बात कर रहे हैं, पोटस यहाँ पर ट्रम्प है, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो हमें पहले से ही पता है, देखो फरवरी 2026 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट कर दिया था जो भी डोनाल्ड ट्रम्प के स्वीपिंग ग्लोबल टैरिफ्स थे। ठीक है, जैसे इंडिया पे कितना 25% का था, प्लस 25% वो अलग चीज़ है, प्लस ये जो 25% है क्या है, जो अलग से हम पे 25% लगा था, वो जो है ना एक तरीके से पेनल्टी थी, क्योंकि हम रशिया के साथ ट्रेड करते थे, ऑयल इंपोर्ट कराते थे रशिया से। ठीक है, तो उसकी वजह से 25% लगा हुआ था एक्स्ट्रा, तो हम पे इफेक्टिवली 50% था। ठीक है, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया था। कोर्ट ने ये रूल बोला कि भाई जो आप जो जो ट्रम्प जो है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, जो कि वहाँ की नेशनल इमरजेंसी एक्ट है, उसको यूज़ कर रहे हैं, उस पावर को यूज़ कर रहे हैं जस्ट टू इम्पोज द टैरिफ, वो गलत है। जो पावर है ना एक्चुअली में वो कांग्रेस के हाथ में, मतलब आपकी पूरी की पूरी गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है, आप अलग सिर्फ आप सिंगल हैंडेडली इन चीज़ों को डील नहीं कर सकते। ठीक है, पूरी कांग्रेस को बिलोंग करती है वो पावर, तो आप खुद ही यूज़ नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जब यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने इसको रूल आउट कर दिया, तो जो एक बेनिफिट था ट्रम्प के हाथ में वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो वो जो IEEPA का जो पावर थी प्रेसिडेंट के हाथ में, वो ख़त्म हो गई। ठीक है, और सारे के सारे सब पे जो टैरिफ लगा हुआ था, जैसे सारी कंट्रीज़ पे जो टैरिफ लगा हुआ था, उसको ज़ीरो कर दिया गया। ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ पर एक जो है चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। प्रेसिडेंट ने, वहाँ के जो ट्रम्प है, उन्होंने इमीडिएटली जो है ना ओल्ड और ऑब्सक्योर लोगों को जाके देखा। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी बुक्स देखी, लीगल बुक्स देखी, और फिर उनको एक सेक्शन दिख गया, सेक्शन 122 ऑफ द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974। ठीक है, इसको बोलते हैं टेम्परेरी इम्पोर्ट सरचार्ज। ठीक है, और ये लगाया जाता है जस्ट टू एड्रेस द बैलेंस ऑफ पेमेंट इमरजेंसीज। ये जो सेक्शन है कब लगाया जाता है, बैलेंस पेमेंट की, BOP की इमरजेंसीज में। ठीक है, जो पुराना वाला ये कब लगाया जाता था, ये जब नेशनल इमरजेंसी होती है तब लगाया जाता था। ठीक है, और ये लगाया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट इमरजेंसीज को देखते हुए। ठीक है, तो क्योंकि कोई पावर नहीं रही ट्रम्प के हाथ में, तो उन्होंने क्या है, नया सेक्शन को यूज़ करना स्टार्ट किया। पर ये जो सेक्शन है ना, ये ये सेक्शन इतना पावरफुल नहीं है, इट्स अ वेरी वीक सेक्शन, मतलब एक तरीके से वीक लॉ है, समझ लो। ठीक है, ये ट्रेड एक्ट ऑफ ये याद रखना भाई, सेक्शन 122 ऑफ द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974, ये याद होना चाहिए, और ये किस लिए यूज़ होता है ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें प्रॉब्लम है, ये बहुत वीक सेक्शन है, क्योंकि ये 150 डेज़ की क्लॉक के साथ आता है, तो ये एक टिकिंग बॉम्ब है। ठीक है, धीरे धीरे, बॉम्ब भी नहीं बोलूँगा, टिकिंग चीज़ है, मतलब बहुत धीरे धीरे खत्म होती रहेगी ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये एक तरीके का बॉम्ब है, किसके लिए, यूएस के लिए। इंडिया के लिए तो अच्छी बात है, बॉम्ब है ये असल में यूएस के लिए, टिकिंग बॉम्ब फॉर यूएस। तो दिस लॉ अलाउ द प्रेसिडेंट टू इम्पोज टेम्परेरी इम्पोर्ट सरचार्ज, तो वो टेम्परेरी इम्पोर्ट सरचार्ज कर सकते हैं, वो जो कि, लेकिन ये कैप कितने पे होता है, 15% पे कैप होता है, आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। ठीक है, टू एड्रेस बैलेंस ऑफ पेमेंट इमरजेंसीज। बट इसमें एक और चीज़ है, ये जो सेक्शन है ये सिर्फ उसे इम्पोज किया जा सकता है 150 डेज तक, उसके बाद ही अपने आप ही एक्सपायर हो जाएगा, तो जुलाई तक ये है। और इसको एक्सटेंड कब किया जा सकता है, जब पूरी की पूरी यूएस की कांग्रेस वोट करे टू एक्सटेंड देम, जो कि हार्ड चीज़ है, आसानी से नहीं होती है चीज़, है ना। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन बन रही है किसके लिए, ट्रम्प के लिए। अभी इसमें इंडिया का एडवांटेज क्या है, बिफोर द कोर्ट रूलिंग इंडिया ने क्या है, एक इंटरिम डील साइन कर ली थी, जो कि 18% टैरिफ था। ठीक है, 18% टैरिफ इम्पोज हो रहा था हम पे, बट जब जब ये सेक्शन 122 रूल को यूज़ किया गया, तो एकदम वो 18 से कितना हो गया, 15 हो गया। लेकिन इंडिया के लिए क्या इफेक्टिवली वो 10% ही है। ठीक है, तो इफेक्टिवली जो इंडिया है, वो करंटली हैव अ बेटर डील, उनके पास बेटर डील है, बिकॉज कोर्ट ने रूल कर दिया है, जो पुरानी नेगोशिएशन थे उसको ख़त्म कर दिया है। ठीक है, ये बहुत रेयर इंस्टांस होता है जहाँ पर जुडिशरी इंटरवेंशन डायरेक्टली इंडिया की नेगोशिएशन पोजीशन को नेगोशिएटिंग पोजीशन को बढ़ा रहा है, उसको इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अब यूएस को जो है ना, यूएस के पास 150 डेज है, अगर यूएस ने 150 डेज के अंदर अंदर हमारे साथ डील साइन नहीं करी, तो भाई अपने आप ही वो जो टैरिफ्स हैं वो बिल्कुल ही नीचे हो जाएंगे, और नीचे हो जाएंगे, क्योंकि 15% वाला खत्म हो जाएगा। और यूएस कांग्रेस में भी वोट ना करे इसको एक्सटेंड करने के लिए, जो कि बहुत हार्ड चीज़ है। तो इंडिया के लिए जो ये जुडिशरी इंटरवेंशन हुआ है वो एक फ़ायदेमंद चीज़ है। ठीक है, क्योंकि उससे क्या है, इंडिया का आउटलुक और उसकी पोजीशन ऊपर हो रही है, तो वो रीनेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पुरानी डील्स में हम, जो हमारी इंटरिम डील थी और जो हमारी मेन डील होने वाली थी, उसमें हम बहुत बैकफुट पे थे, हम बहुत सारी चीज़ें दे रहे थे, $500 बिलियन का ये करेंगे वो करेंगे, है ना, सारी डील्स करेंगे और ट्रेड करेंगे, है ना, हमें स्पेसिफिकली इतने पर्टिकुलर अमाउंट की ट्रेड करनी पड़ती,
लेकिन अब इंडिया जो है ना चीज़ें चेंज कर रहा है, हम इतना नहीं करेंगे, उतना नहीं करेंगे, वैसा बोल रहा है, ठीक है? क्योंकि बिकॉज़ ऑफ दिस सेक्शन 122, ये बहुत वीक सेक्शन है, ठीक है? क्या इतना ही वीक सेक्शन है अभी? और कोई सेक्शन नहीं है जो ट्रम्प यूज़ कर सकते हैं? भाई और सेक्शन भी है, ट्रम्प यूज़ कर सकते हैं, हम आगे देखेंगे कौन से सेक्शन है, ठीक है? व्हाई द नेगोशिएशन पॉज़ क्यों हुआ? वही जो मैं आपको अभी बताया ना, वही सेम चीज़ है। इंडिया वाज़ सपोज्ड टू सेंड अ टीम टू वाशिंगटन फ़रवरी 23 में, ठीक है? बट टू साइन दिस पर्टिकुलर लीगल टेक्स्ट, और वो ट्रिप को कैंसिल कर दिया गया, ठीक है? वो इसलिए कर दिया गया लेवरेज शिफ्ट की वजह से, क्योंकि इंडिया ने रियलाइज़ किया कि जो ट्रम्प की लीगल अथॉरिटी है ना, अब वो थोड़ी कमज़ोर हो गई है। तो इफ़ हिज ग्लोबल टैरिफ्स आर नाउ लिमिटेड टू 15%, सिर्फ अगर उसके ग्लोबल टैरिफ 15% पे रहेंगे और लगभग 5 मंथ के अंदर वो एक्सपायर हो जाएंगे, तो इंडिया डजंट नीड टू गिव अवे, बहुत सारे कंसेशन देने की जरूरत नहीं है। जो 500 बिलियन परचेज कमिटमेंट है उसको करने की जरूरत नहीं है, हम उसे और गुड रेट पे ले सकते हैं और चीज़ें कर सकते हैं, हम रीनेगोशिएशन कर सकते हैं, आप ठीक है? तो इंडिया इज नाउ लुकिंग फॉर अ सेफ गार्ड, ठीक है? इफ दिस पर्टिकुलर डील दे साइन टुडे, दे वांट टू एंश्योर कि जो यूएस कांग्रेस है वो डज नॉट एक्सटेंड द टैरिफ इन जुलाई, ठीक है? इंडिया इज नॉट स्टिल स्टक विद द कंसेशन इट मेड इन फरवरी। तो ये जो पॉज है, ये टैक्टिकल पॉज है, ये कन्फ्रंटेशन नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। की टूल्स इन द यूएस वॉर चेस्ट। अभी हमें पता है कि जो सेक्शन 122 है ऑफ द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974, वो थोड़ा कमज़ोर है, ठीक है? पर यूएस के पास और भी बहुत सारे लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि सेक्शन 338 टैरिफ एक्ट ऑफ 1930, ठीक है? और ये एक एटॉमिक ऑप्शन है, बहुत खतरनाक ऑप्शन है, ठीक है? तो ये जो है ना, ये तब लगाया जाता है जब कोई दूसरी कंट्रीज डिस्क्रिमिनेट कर रही होती है अगेंस्ट द यूएस गुड्स, मतलब यूएस के कॉमर्स के अगेंस्ट जो है डिस्क्रिमिनेशन कर रही होती है, तब इस सेक्शन को यूज़ करके वहाँ की गवर्नमेंट और कंट्रीज़ पे कितना 50% तक की ड्यूटीज़ लगा सकती है ऑन ऑन एनी कंट्री, ठीक है? किसी भी कंट्रीज़ पे, तो ये अलाउ करता है, तो पॉसिबली ये लगा सकते हैं, पर ये बहुत क्लंकी है। दिस दिस इज दिस दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज़ वेरी क्लंकी, ठीक है? मतलब बहुत पुराना है, प्रीडेटेड हो चुका है, हमारे प्रीडेट करता है डब्ल्यूटीओ की पॉलिसीज़ को, ठीक है? और मॉडर्न यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ भी नहीं होता है इतना। और इसको करने के लिए क्या है, प्रोसीजरल सेफगार्ड्स चाहिए, पब्लिक हियरिंग चाहिए, ठीक है? मतलब यहाँ पर स्कॉटस का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, स्कॉटस का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, और स्कॉटस पहले से ही ट्रम्प की गर्दन पकड़े हुआ है, ठीक है? उसको कम कर रहा है, उसको उनकी पावर्स को वीकन करने की कोशिश कर रहा है स्कॉटस, ठीक है? कि भाई एक पूरे पूरे वर्ल्ड में एक स्टेबिलिटी आए, ठीक है? और गलत पावर, मतलब पावर का गलत यूज़ ना हो, ठीक है? तो पॉसिबिलिटी ऐसी है कि उसको दोबारा से ये जो पर्टिकुलर सेशन अगर इम्पोज होता है हम पे या पूरी किसी भी कंट्री पे, तो वो चैलेंज कर सकती है कोर्ट के अंदर, ठीक है? वो दोबारा से कोर्ट के अंदर चैलेंज होगा और मे बी उसको ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ड्यू प्रोसेस क्रिएट करता है, ठीक है? इसमें बहुत ज़्यादा लीगल प्रोसेस है, जो कि टाइम भी लेती है वैसे भी, है ना? 12 महीने लग जाएँगे, 18 महीने लग जाएँगे इसको करने में वैसे भी, और फिर उसके बाद भी कोर्ट पे चैलेंज हो जाएगा और फिर वो खत्म हो जाएगा वहाँ से, ठीक है? इसके अलावा है सेक्शन 301 ट्रेड एक्ट ऑफ 1974, दिस टूल इज़ यूज़, ये जो इस टूल को यूज़ किया गया था अगेंस्ट द चाइना, ठीक है? इट रिक्वायर लॉन्ग फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन इनटू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, देखो, अगर ये वाला सेक्शन को इन्वोक करना है ना, इंडिया पे करना है मान लो, तो उसके लिए क्या है, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को जो है एक लॉन्च करना पड़ेगा फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हम पे, इंडिया पे, और ये बताना पड़ेगा कि ये जो है ना इंडिया, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है, ठीक है? ऐसा बोलना पड़ेगा। और फिर इन्वेस्टिगेशन लगभग कितना टाइम ले लेगी, 12 से 18 महीने ले लेगी, ठीक है? उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि भाई ये एकदम हम पे इम्पोज हो जाएगा, है ना? उसको प्रूव भी करना पड़ेगा कि हाँ यार, हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं, वैसे हम करते हैं, इंडिया करती है ये चीज़, ठीक है? क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाती है, अगर आप ये टैरिफ बुक पढ़ोगे इनकी, तो भाई इतना टैरिफ हम लगा के रखते हैं ना। और सही बात भी है, पोटस सही बात भी बोलता है कि जो है ना, हमसे बिजनेस तो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और जब हमारी बारी आती है तो हमें ठेंगा दिखा के भाग जाती है इंडिया, ठीक है? तो वो वहाँ पर सही है, लेकिन अभी हमें अपने आउटलुक से देखना है, इंडिया से देखना है कि भाई इंडिया को क्या फ़ायदा हो रहा है, ठीक है? इंटरनेशनल लेवल पे सब भाई-भाई हैं और सभी दुश्मन भी हैं, ठीक है? तो अगर हमारे मतलब की बात होगी तो हम, हाँ, भाई-भाई बन जाएँगे, और हमारे मतलब की बात नहीं होगी तो हम दुश्मन बन जाएँगे। तो ऐसा ऐसा रहता है इंटरनेशनल पोज़ीशन पे। तो यहाँ पर इंडिया भी अपना फ़ायदा देखने की कोशिश कर रहा है और यूएस भी अपना फ़ायदा देखने की कोशिश कर रही है, ठीक है? और इस लॉ को, अगर इस पर्टिकुलर सेक्शन को इन्वोक करना है, इसको यूज़ करना है, तो इसमें भी पब्लिक कमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो यहाँ पर भी स्कॉटस दोबारा आएगा प्रोसेस में। पर हाँ, यहाँ पर ये प्रूफ़ किया जा सकता है कि हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? तो दीज़ आर अवेलेबल बट नीदर ऑफर्स द इमीडिएट ट्रम्प मतलब जो
पहले ट्रम्प यूज़ करते थे IEEPA, ठीक है। अब वो उस जैसा काम नहीं करता है क्योंकि टाइम लेता है ये, ठीक है। तो अभी इंडिया के पास थोड़ा टाइम है, इंडिया बहुत सी चीज़ों पे नेगोशिएट कर सकता है और इंडिया नॉर्मल स्टांस पे भी अपना काम कर सकता है अभी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। देखो इसके अलावा एक और सेक्शन होता है, सेक्शन 232, ये भी ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट, ये ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट ऑफ 1962 है, ठीक है। ये भी ये बहुत अलग अलग तरीके का सेक्शन है 232। इसमें क्या है देखो, जैसे हम इसमें ये लगता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ये नहीं लगता है किसके लिए, नेशनल इमरजेंसीज के लिए। और नेशनल इमरजेंसी के लिए क्या है, IEEPA, ठीक है। वो नेशनल इमरजेंसी के लिए था, लेकिन ये जो है ये जो सेक्शन है ऑफ ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट ऑफ 1962, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ये आपने कई बार पढ़ रखा होगा, ठीक है। हमने जैसे पढ़ रखा होगा कि हमने बहुत सारी जगह देखा होगा कि हम अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, फिर हमारे कंट्री कैसे, मान लो हमारा जो स्टील कंपनी है यहाँ पर इंडिया के अंदर, तो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हम एक सेफ गार्ड ड्यूटी लगाते हैं, ठीक है। वैसे जैसा कुछ है ये, ठीक है। अपनी नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, वहाँ अपनी खुद की कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कुछ सेक्टोरल टैरिफ्स लगाते हैं। यूएस जो है ना, कुछ सेक्टोरल टैरिफ लगा सकता है किसी भी कंट्री पे। वहाँ की स्टील पे लगा सकता है, मान लो 50% लगा दे, 50% टैरिफ रेट लगा दे, ठीक है। एल्यूमिनियम पे लगा दे 25%, सेमीकंडक्टर पे लगा दे, ठीक है। तो ऐसे यूएस लगा सकता है, ठीक है। वो सेक्शन 232 को यूज़ करता है इसमें, लेकिन ये बहुत हार्ड होगा, इसको यूज़ नहीं कर सकता। कैसे यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इसको यूज़ करेगा तो यूएस को ये बोलना पड़ेगा कि इंडिया का हर एक प्रोडक्ट यूएस के लिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए, यूएस की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, जो कि बात बिल्कुल ही बेकार है, फालतू बात है, कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला सेक्शन को भी यूज़ नहीं कर पाएगा यूएस। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है। थर्ड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। थर्ड न्यूज़ क्या बोल रही है, NARCL 900 करोड़ बिड फॉर वीडियोकॉन ऑयल वेंचर, डीप डिस्काउंट स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटेजी। तो ठीक है, पहले न्यूज़ में एंटर करने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि ये ARCs क्या होती हैं, ठीक है, कैसे फॉर्म होती हैं, प्लस फिर NARCL क्या है, ठीक है, एक्सप्लिसिटली ये चीज़ क्या है, ठीक है, ये कौन सी कंपनी है, इसके बारे में समझेंगे और फिर हमें न्यूज़ समझ आएगी, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगा इस बार, क्योंकि हमने पहले से ये पढ़ चुका है ARCs क्या होती हैं, ठीक है। बस एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जो ARCs होती है इनको बोलते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये स्कैवेंजर की तरह वर्क करती है, और ये क्या करती हैं, ये बैंक की बैलेंस शीट को क्लीन करती हैं, ठीक है। बैंक के पास जो भी NPAs होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, उसको ये उसकी वैल्यू को रियलाइज करने की कोशिश कर रही होती है, ठीक है। उसमें से कुछ भाग को रिकवर करने की कोशिश कर रही होती है, रिकवरी करती है, ठीक है। NPAs की रिकवरी करती है डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो ये बैंक है, इसके पास बहुत सारे बैड लोन्स हैं। मान लो बैड लोन्स कब बनते हैं, जब 90 डेज हो जाते हैं और उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलता है, तो NPA कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर 90 डेज आफ्टर, ठीक है। तो जो भी NPAs होते हैं ना बैंक के लिए, वो उनके लिए एक बर्डन की तरह होते हैं, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए ARCs एंटर करती हैं। तो ये क्या करते हैं, बैंक एक पूल क्रिएट करते हैं इन सारे NPAs का, ठीक है। और इस पूल को जो है ना बिड करते हैं, फिर ऑक्शन करते हैं इसका। फिर उसमें बहुत सारे ARCs आते हैं, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट के ARCs आते हैं, ठीक है, और प्राइवेट ARCs आते हैं, फिर वो बिड करते हैं। बोलते हैं देखो आपका जो एसेट साइज़ है, मान लो एसेट साइज़ है, जो ये NPA है वो साइज़ है 100 करोड़ का। बहुत सारी ARCs आती हैं, बोलती हैं हम जो है इसका 60% कर देंगे रिकवर, मतलब 60 करोड़ रुपीज़ रिकवर कर देंगे, ठीक है। कुछ बोलती हैं 60 करोड़ कर देंगे, कुछ बोलती हैं 70 करोड़ कर देंगे, ठीक है। कुछ बोलती हैं 40 करोड़ ही कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे करके प्राइस डिस्कवरी होती है इसकी हेल्प से, कि बहुत सारी ARCs आके बिड करती हैं कि हम इतने कर देंगे, इतने कर देंगे। जो हाईएस्ट बिडर होता है, मान लो हाईएस्ट बिडर है 60 करोड़ वाला, तो उसको ये बिड मिल जाती है, ठीक है। उसको ये NPA का जो पूल है पूरा मिल जाता है। फिर इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है रिकवर करना, ठीक है। इसका काम होता है रिकवर करना, इन NPAs की वैल्यू को रिकवर करना। मान लो किसी फैक्ट्री कंपनी थी, उसने 100 करोड़ रुपीज़ उठाए, लेकिन उसने NPA कर दिया उस लोन को, ठीक है। तो अब उसकी फैक्ट्री को रिकवर करने की कोशिश करेगी, ठीक है। उसकी फैक्ट्री को बेचेगी, या तो उसकी जो फैक्ट्री है उस बंदे की जो फैक्ट्री है उसको बेचेगी, ठीक है, उसको सेल करेगी, ठीक है, उससे रियलाइज़ कराएगी अमाउंट।
या उस बंदे को जिस बंदे ने लोन लिया था उसको कोर्ट में घसीटेगी, ठीक है, उसके थ्रू रियलाइज कराएगी, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे फिर। और तो फैक्ट्री सेल हो गया, कोर्ट हो गया, और दूसरा क्या है कि या तो इस फैक्ट्री को किसी और को ही बेच देगी या खुद भी उसमें पार्टनर बन के फिर ऐसा कुछ करेगी, ठीक है। तो कुछ भी कर सकती है वो ARCs के ऊपर है कि वो रिकवरी कैसे करते हैं। लेकिन जब रिकवरी, बैंक को क्या फ़ायदा होता है इसमें, देखो बैंक हमने देख लिया कि ARCs रिकवरी करती है। इसमें दोनों का फ़ायदा देख लेते हैं कि बैंक का क्या फ़ायदा होता है, ARCs का क्या फ़ायदा होता है। देखो बैंक को मिलती हैं दो चीज़ें। बैंक को मिलता है, नीचे चलते हैं, बैंक को मिलता है अपफ्रंट कैश, ठीक है। और वो कैश का रेशियो क्या होता है, मान लो रियलाइज़ कर सकते हैं 60% है ना, तो 60 करोड़ हो गया, 60 करोड़ रुपीज़ रियलाइज़ कर सकते हैं। तो ये 60 करोड़ का 15:85 के रेशियो में डिवीजन हो जाता है, ठीक है। मतलब 15%, तो जो 15% है इसका, वो तो होगा कैश की फॉर्म में, वो अपफ्रंट कैश मिल जाएगा बैंक को, ठीक है। बैंक को अपफ्रंट कैश मिल जाएगा। बाकी जो 85% है, 85% ऑफ 60 करोड़ रुपीज़, उसकी मिलेंगी सिक्योरिटी रिसिप्ट। और सिक्योरिटी रिसिप्ट में ARCs क्या लिख के रखती है, सिक्योरिटी रिसिप्ट में ARC बैंक को ये बोलती है कि जो बाकी के आपके 85% मनी है ना, ऑफ दिस पर्टिकुलर 60 करोड़ जो हमने बोला है कि हम रिकवर करेंगे, उसका जो 85% है, हाँ, वो आपको पता है कैसे मिलेगा पैसा, बैंक को कैसा पैसा मिलेगा, जितना भी हम रिकवर कर पाएंगे फ्यूचर में उस एसेट से, उसका आपको 85% मिल जाएगा, बस ये बोलती है। तो जितना, अगर रिकवरी नहीं कर पाए तो कुछ नहीं मिलेगा, रिकवर कर लिया बहुत अच्छा अमाउंट, जितना बोला था उससे ज़्यादा कर लिया तो ये 85% बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा। तो ऐसे बैंक को एक IOU देते हैं, ठीक है। ARCs बैंक को एक IOU देते हैं, जहाँ पर ये वादा कर रहे होते हैं कि जितना भी हम 60 करोड़ का रिकवर कर पाएंगे, ठीक है, जितना भी हम रिकवर करेंगे उतना ही प्रपोर्शन आपको हम दे देंगे। लेकिन अगर हम कुछ भी रिकवर नहीं कर पाए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर अगर कुछ भी रिकवर नहीं कर पाए तो बैंक के लिए क्या है, वो बैंक के लिए पूरा बर्डन हो जाएगा। फिर उसको जो है ना, बैंक को इन द एंड राइट ऑफ ही करना पड़ेगा। फिर वो राइट ऑफ ही करता है उसको अपनी लोन बुक में से, ठीक है, अपनी लोन बुक में से उसको डिलीट करता है या क्लीन करता है, ठीक है। फिर क्लीनिंग प्रोसेस होती है, ये लास्ट होता है। ARCs को देना इज अ लास्ट मेथड, ठीक है। उसके बाद उसको राइट ऑफ ही करना पड़ता है, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते ना, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि बैंक की एक्सपर्टीज है ही नहीं इन चीज़ों में। बैंक की कोई एक्सपर्टीज नहीं है कि बैंक ना तो उस जो फैक्ट्री है उसको चला सकता है, दूसरा ना वो इसको बेच सकता है, ना वो कोर्ट में जाके काम कर सकता है। बैंक की वो एक्सपर्टीज ही नहीं है, वो सारी की सारी एक्सपर्टीज है ARCs की, ठीक है। तो बैंक को तो ये फायदा होता है, देखो बैंक को अपफ्रंट कैश मिल जाता है, और दूसरा IOU मिल जाता है थ्रू सिक्योरिटी रिसिप्ट, SR से IOU मिल जाता है कि जितना रिकवर करेंगी ARCs उतना ही प्रोपोर्शन में आपको पैसा मिल जाएगा, बैंक को पैसा मिल जाएगा। ARCs का फायदा क्या होता है भाई, इनका फायदा होता है इनको पर ईयर एक फीस मिलती रहती है। जितने टाइम तक ये काम करते हैं ना बैंक के लिए, उतने टाइम तक इनको फीस मिलती रहती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि ये कुछ रिकवर करें या ना करें, ठीक है। इनको फीस तो मिलती ही रहेगी, तो उससे फायदा होता है इनको, ठीक है। इनको एक फीस से फायदा होता है, प्लस जब ये रिकवर कर लेते हैं बहुत बड़ा अमाउंट मान लो रिकवर कर लिया, तो फिर उसमें से भी इनको थोड़ा परसेंटेज मिलता है। वो परसेंटेज कैसे डिवाइड होता है, 20:80 है ना, 20% to 80% ऐसा डिवाइड होता है, जो भी सरप्लस बच गया, ठीक है। इसके बाद जो बच गया, मतलब 60 करोड़ की बात की थी, 60 करोड़ रिकवर करने वाले थे, लेकिन 70 करोड़ रिकवर हो गए, तो जो एक्स्ट्रा बचा, ठीक है, 10 करोड़ बचा, उसको 20:80 के रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 20% खुद ले जाएंगे और 80% बैंक को दे देंगे। तो ऐसे पूरा गेम चलता है, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये ऐसे ARCs काम करती हैं। अब ये NARCL क्या है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ये है, ये क्या गवर्नमेंट की बॉडी है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट की बॉडी है, और इसको बनाया गया था 7 जुलाई 2021 में, ठीक है। आप समझ गए, मतलब ये भी सेम काम करती है, लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से करती है, ठीक है। तो ये भी बैलेंस शीट को क्लीन करती है ऑफ द इंडियन बैंक्स, ठीक है, उनके NPS को लेके, ठीक है। ऐसे ये भी काम करती है सेम तरीके से। इनको जो है RBI ने लाइसेंस कब दिया था, RBI ने लाइसेंस दिया था अक्टूबर 2021 में, ठीक है, अंडर द सरफेसी एक्ट ऑफ 202, ठीक है। देखो, जब NARCL से पहले पता है क्या होता था, NARCL से ट्रेडिशनल ARCs थी, ठीक है, पर वो जो ना लार्ज कॉर्पोरेट लोन्स को पूरा नहीं कर पाती थी, उनको रियलाइज़ नहीं कर पाती थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि एक कंसोर्टियम बनाएंगे और फिर एक बड़ी NARCL बनाएंगे, और उसके थ्रू बड़े बड़े लार्ज कॉर्पोरेट लोन्स जो है उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे, उसको रियलाइज़ करने की कोशिश करेंगे, इसलिए इसको लाया गया।
लेकिन ये अकेला काम नहीं करता है, इसके साथ एक और होता है IDRCL, ठीक है। IDRCL क्या है? ये है इंडियन डेप्ट, इंडिया डेप्ट, ये इंडियन डेप्ट होगा, डेप्ट रेजोल्यूशन, एक बार ये देख लेना, इंडियन डेप्ट है, इंडिया डेप्ट है, ठीक है, रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ये इसके साथ काम करता है। ये तो क्या है, ये बाय करता है वो सारी की सारी, बिडिंग प्रोसेस करता है ये, ठीक है। फिर बाद में जो बायर्स हैं, ठीक है, और एसेट मैनेजमेंट है, एसेट मैनेजमेंट और जो बायर्स हैं वो ये ढूंढ के लेके आता है IRDCL, और जो बिडिंग प्रोसेस है सारी की सारी प्रोसेस वो NARCL करता है, ठीक है। तो ये है। अब एक बार NARCL में वो देख लेते हैं कि इनका ओनरशिप कैसे होती है, ओनरशिप का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखो, ये हमें पता है कि यूनियन गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट की कंपनी है ये, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट ओन करेगी 51% अप्रॉक्सीमेटली। तो कैसे ओन करती है? वो PSB के थ्रू करती है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के थ्रू करती है, कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ओन करके चलते हैं लगभग 50%, 51%, ठीक है। जिसमें सबसे बड़ा लीड स्पॉन्सर कौन है? लीड स्पॉन्सर बैंक कौन है इसमें? लीड स्पॉन्सर बैंक है कैनरा बैंक, कैनरा बैंक, ठीक है, जो लगभग कितना 12% स्टेक होल्ड करके रखता है, ठीक है। इसके ऐसे गवर्नमेंट उसको अपनी ओनरशिप रखती है। बाकी की जो 49% है वो कौन? प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। अगर मान लो एक ARC कंपनी बनानी है, ठीक है, एक ARC बनानी है, तो कैसे बना सकते हैं? तो उस कंपनी को पहले तो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर होना पड़ेगा, कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर होना पड़ेगा, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर होना पड़ेगा, ठीक है। और इस कंपनी का जो है नेट ओन फंड NOF जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 300 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। एक ये चीज़ होनी चाहिए। और वो कंपनी एक्ट को जो है ना, RBI के, ये जो कंपनी है, सॉरी कंपनी एक्ट नहीं, जो कंपनी है ARC है, उसको RBI के अंडर सेक्शन 3 ऑफ द सरफीसी एक्ट, सरफीसी एक्ट 2002 में रजिस्टर होना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैंने पूरा बता दिया है क्या है। तो इन्होंने क्या किया है, जो NARCL है उसने बिड किया है 900 करोड़ रुपीस। तो आप समझ आ गए ना 900 करोड़ क्या है? ये 900 करोड़ वो अमाउंट है जो कि ये रिकवर कर सकते हैं। पर ये रिकवर कितने में से बोल रहे हैं? बोल रहे हैं 30,640 करोड़ के डेप्ट में से रिकवर करेंगे, जो कि बहुत कम दिख रहा है हमें। कितना दिख रहा है ना, बहुत कम दिख रहा है, 3% दिख रहा है अराउंड, ठीक है, ऑफ द वीडियोकॉन ऑयल वेंचर डेप्ट, ठीक है। जो वीडियोकॉन का ऑयल वेंचर डेप्ट है उसमें से ये सिर्फ 900 करोड़ की बिड कर रहे हैं। NARCL 900 करोड़ की बिड कर रहा है, जो कि एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, जहाँ पर क्या हमें ये देखने को मिल रहा है, जो बिड है वो मैसिव 97% हेयर कट कर रही है टू द लेंडर्स। ये क्यों कर रही है? बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एसेट्स एंड द यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ द बैड बैंक NARCL की वजह से ये सब चीज़ें कर रही है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे आगे क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है वो, वाई इज द डेप्ट सो हाई, डेप्ट इतना हाई क्यों है? जो VOVL है, ठीक है, वो वीडियोकॉन की ऑयल वेंचर लिमिटेड है, वो एक ऑयल एंड गैस कंपनी है ना। तो इट होल्ड स्टेक इन लिक्विडेटिव ऑफशोर ब्लॉक्स, ये ऑफशोर ब्लॉक्स में होल्ड करती है स्टेक्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ नोटेबल इन द Golfinho ऑटम फील्ड्स इन मोजाम्बिक एंड एसेट्स इन ब्राज़ील। जो डेप्ट ट्रैप्ट है वो कितना है? 30,640 करोड़ रुपीज़ का फिगर इज़ नॉट जस्ट अ प्रिंसिपल लोन। ये प्रिंसिपल लोन नहीं है, इसके अंदर जो ना एक्यूमुलेट हो रखा है पहले से इंटरेस्ट ओवर द डेकेड ऑफ डिफॉल्ट्स। जब इतना पुराना डिफॉल्ट होता है ना, ठीक है, इतना पुराना एसेट होता है समझ लो, तो उसमें से अमाउंट को रियलाइज़ करना बहुत हार्ड होता है। हमने ये पढ़ा था, ठीक है। ये जितना पुराना एसेट होता जाएगा उसमें से अमाउंट को रियलाइज़ करना या रिकवर करना उतना ही हार्ड पड़ जाएगा एक ARCs के लिए, इसलिए इन्होंने कम किया, ठीक है। दूसरा फैक्टर भी, एक CBI का फैक्टर भी देखा था। एक्विजिशन ऑफ दीज ब्लॉक्स वाज अंडर द इन्वेस्टिगेशन फॉर एलिज्ड इरेगुलरिटीज इन लोन्स, साइफनिंग करी उन्होंने, ठीक है, विच कॉम्प्लिकेट अर्लियर रेजोल्यूशन अटेम्प्ट्स इन्वॉल्विंग द CBI इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो इसमें इसकी वजह से भी ARCs बोल रही है, NARCL बोल रही है कि कम रिकवर हो पाएगा। लीगल ग्रिड लॉक भी है। जो प्रोमोटर्स हैं वेणुगोपाल दूत, उन्होंने जो है स्पेंड किए हैं ईयर्स इन कोर्ट ट्राइंग टू प्रिवेंट लेंडर्स फ्रॉम सेलिंग दीज फॉरेन एसेट सेपरेटली फ्रॉम द मेन वीडियोकॉन इंडस्ट्री लिमिटेड इंसॉल्वेंसी। तो सेम चीज़, क्योंकि डेकेड लॉन्ग एसेट हो चुका है तो उसमें क्या इरोजन स्टार्ट हो गया, उसकी वैल्यू खत्म हो रही है धीरे धीरे टाइम के साथ। तो इसलिए
NARCL ने बोला है कि भाई हम कम ही रिकवर कर पाएंगे, तभी इन्होंने बिड करी है 900 करोड़ रुपीस की बस। हमें पता है कि 85 to 15% का स्ट्रक्चर चलता है यहाँ पर, ठीक है, एंड गवर्नमेंट गारंटीज। तो इसमें देखो जो NARCL है ना, वो एक यूनिक कंपनी है। ये एक यूनिक कंपनी क्यों है? जो भी ये SR देती है ना, क्या बोलते हैं इसको, सिक्योरिटी रिसिप्ट देती है, ये जो ना गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड होती है। हमें पता है जो SR होती है वहाँ पर एक ARC क्या बोल रही होती है SR के थ्रू, एक IOU दे रही होती है, IOU दे रही होती है बैंक को कि हम आपका पैसा दे देंगे, हम आपका पैसा 85% जो अमाउंट है, जो बिड है उसका 85% देंगे, लेकिन वो SR के थ्रू देंगे। लेकिन SR क्या बोल रहा है, हम तभी दे पाएंगे जब हम रिकवर करेंगे उतना, ठीक है। अगर रिकवर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पर क्या है, NARCL क्या है, NARCL एक गवर्नमेंट गारंटी देती है संघ में, ठीक है। वहाँ पर ये बोलती है कि एक NARCL बोलती है बैंक को, ठीक है हम आपको SR देते हैं, उसमें 85% आपको जो बिड अमाउंट है उसका 85% देंगे, लेकिन तब देंगे, ये यही बोलेगी, तब देंगे जब हम रिकवर कर पाएंगे। लेकिन अगर हम रिकवर नहीं कर पाए, तो जितना भी डिफरेंस होगा वो कौन पे करेगा? वो पे करेगी गवर्नमेंट। NARCL को बिड देने का बस यही एक फायदा होता है, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल ARCs होती हैं वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती, वहाँ पर कोई गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं होती। हमें पता है कि क्यों ये गवर्नमेंट की बैकिंग कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की यूनिट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, उन्होंने बोला कि जो 900 करोड़ का बिड है उसमें से 135 करोड़ रुपये जो कि 15% है वो कैश में दे दिया जाएगा, अपफ्रंट दे दिया जाएगा लेंडर्स को, ठीक है। जो 85% है वो SR के थ्रू दिया जाएगा। ये सिंपल एक IOU होती है, जिसमें बैंक होल्ड दीज रिसिप्ट एंड देयर वैल्यूज डिपेंड ऑन हाउ मच NARCL जो है इवेंचुअली रिकवर कर पाए बाय सेलिंग द ऑयल एसेट्स। इसमें सोवरेन शील्डिंग है, जो मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है कि गवर्नमेंट बैकिंग इसमें है, गवर्नमेंट की गारंटी है। अगर NARCL फेल होती है टू रिकवर दिस पर्टिकुलर अमाउंट 765 करोड़ रुपीज फ्रॉम द एसेट विद इन द 5 ईयर, अगर 5 ईयर के अंदर अंदर वो रिकवर नहीं कर पाती तो इंडियन गवर्नमेंट पे करेगी डिफरेंस को, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड है। तो इसीलिए ये जो SR है ये ट्रेडेबल भी है, तो इससे बैंक और फायदा उठा सकता है। बैंक कैसे फायदा उठा सकता है? बैंक इसको ट्रेड कर सकता है, ठीक है, और तरीके से इसको एसेट बना सकता है अपने लिए, ठीक है। तो ऐसे करके ये फायदा भी है, ठीक है। दिस ट्रांसफॉर्मर डिस्ट्रेस एसेट, ये क्या करता है, डिस्ट्रेस एसेट को ट्रांसफर कर देता है इनटू द पार्शियल सोवरेन बैकिंग रीस्ट्रक्चरिंग में, ठीक है। तो एक ये NARCL का फायदा है। द स्विच चैलेंज प्रोसेस, सिंस NARCL is a government backed entity, its 900 करोड़ बिड एक्ट एज एंकर बिड, ये एंकर बिड की तरह वर्क करती है, मतलब फाउंडेशन देती है, ठीक है। जो ये जो अमाउंट है 900 करोड़ रुपीज़, ये एक फ्लोर प्राइस बन जाता है। और फिर बैंक क्या दोबारा से और इन्वाइट करती है, और लालची बनती है बैंक भी, वो प्राइवेट ARCs को इन्वाइट करती है और बोलती है कि आप भी बिड करो, ठीक है। और हमें अभी NARCL ने 900 करोड़ रुपीज़ देने का वादा किया, मतलब रिकवर करने का वादा किया है, क्या आप इससे ऊपर जा सकते हो, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये थोड़ी बिडिंग प्रोसेस चल रही होती है, और एनी चैलेंजर मस्ट टिपिकली बिड 5 to 10% हायर देन द NARCL ऑफर, अगर उसको ये वाली बिड चाहिए तो। राइट ऑफ द फर्स्ट रिफ्यूजल, अगर प्राइवेट प्लेयर बिड करता है 1000 करोड़ रुपीज़, तो NARCL के पास फर्स्ट राइट होगा कि वो मैच करे उस ऑर्डर को, ठीक है, या उस बिड को मैच करे और फिर टेक करे एसेट, ठीक है। तो क्योंकि NARCL सबसे पहला बंदा था, ये पहली एंटिटी थी जिसने बिड किया था, इसलिए उसके पास राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल होगा, ठीक है। तो अगर कोई और प्राइवेट प्लेयर ज़्यादा बड़ी अमाउंट पे बिड करता है तो NARCL उसको मैच कर सकता है, और फिर अगर उसने मैच कर दिया तो उसके पास ही आएगा बिड, ठीक है। तो ऐसे करके जब ये बहुत सारे बैंक्स जो हैं प्राइवेट ARCs को इन्वाइट करती है, तो इससे क्या होता है, प्राइस डिस्कवरी हो पाती है, द रियल प्राइस डिस्कवरी ऑफ द एसेट हो पाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बिड बहुत लो क्यों है, हमने वैसे डिस्कस कर लिया है, क्योंकि ये फॉरेन ज्यूरिडिक्शन में आती है, ठीक है, वहाँ पर रिस्क है, क्योंकि एसेट जो है मोजाम्बिक और ब्राज़ील में है, तो रिकवर करना है बहुत ज़्यादा फॉरेन लॉ के साथ डील करना होगा, ठीक है। वहाँ के लोकल गवर्नमेंट के अप्रूवल चाहिए होंगे, पार्टनर्स लाइक ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन BPCL का कंसर्न देना पड़ेगा, ठीक है। ऑपरेशनली डीके है, जो एसेट्स हैं वो लीगल लिम्बो में फंसे हुए हैं सिंस 2019, ठीक है। तो मेंटेनिंग दिस ऑयल फील्ड्स रिक्वायर अ कांस्टेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो अभी हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से जो एसेट है वो उसकी वैल्यू इरोज हो रही है, मतलब डिकेड हो रही है, खत्म हो रही है। ग्लोबल ऑयल वोलेटिलिटी, द लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ दिस फील्ड डिपेंड्स ऑन द ग्लोबल एनर्जी
प्राइसेस, ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ द ट्रांजिशंस टू रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि अब सब लोग रिन्यूएबल एनर्जी में भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो वैसे ही लोग इसको खरीदेंगे ही नहीं, ठीक है, ऐसे एसेट को खरीदेंगे नहीं तो रिकवरी नहीं हो पाएगी, NARCL रिकवरी ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए NARCL ने 900 करोड़ की बिड करी है। बस यही, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फोर्थ न्यूज़ देखते हैं। फोर्थ न्यूज़ क्या बोल रही है, इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी रिसेट फ्रॉम इम्पोर्ट डिपेंडेंसी टू द स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडिया के लिए कि भाई इंडिया जो है ना अपने फ्यूल को मैनेज कैसे करता है, अपने फीड स्टॉक को मैनेज कैसे करता है, क्योंकि हमें पता है जो इंडिया है वो 85% ऑफ द क्रूड ऑयल जो है ना इम्पोर्ट कराता है। तो गवर्नमेंट अपने माइंडसेट, अपने बायर माइंडसेट को चेंज करना चाहता है टूवर्ड्स बिकमिंग अ प्रोड्यूसर, वो प्रोड्यूसर बनना चाहता है और स्टोरेज पावर हाउस बनना चाहता है। हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारा डोमेस्टिक मार्केट अभी इतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, वो इतनी डिगिंग कर नहीं सकता, वो इतनी रिग बना ही नहीं सकता, वो इतने वेल बना ही नहीं सकता जिससे इंडिया की डिमांड पूरी हो जाए। तो हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो थोड़े कमज़ोर हैं, ऐसा समझ लो, ठीक है। रिफाइनर्स बहुत बड़े हैं हम, ठीक है, लेकिन प्रोड्यूसर्स नहीं हैं हम। तो अभी यही करना चाहती है इंडिया इसके थ्रू, ठीक है। वो तो एक मिशन है। मिशन क्या है? मिशन समुद्र मंथन, द डीप वाटर लीप। देखो, इसको समुद्र मंथन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चर्निंग ऑफ द ओशियन, ठीक है। तो हमारा जो पहले इंडिया का डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन है वो बहुत डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। वो डिक्लाइन हो भी रहा है बिकॉज क्योंकि हम डीप सी का यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजीज़ नहीं है जहाँ पर हम डीप सी के अंदर जाके एक्सप्लोरेशन कर पाएँ, ठीक है, वेल को एक्सप्लोर कर पाएँ, वो भी हम नहीं कर सकते पहले, क्योंकि पहले हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। क्योंकि अब हमने इम्प्रूव किया है तो अब हम डीप सी को थ्रू दिस समुद्र मंथन एक टूल बनाना चाहते हैं, उसको एक वेपन बनाना चाहते हैं जिसकी वजह से जो हमारा डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन है वो रिवर्स हो जाए, जो अभी करंट ट्रेंड चल रहा है वो रिवर्स हो जाए। तो पहले क्या था? पहले हम सिर्फ 30 वेल्स को ही ड्रिल कर पाते थे एनुअली, लेकिन इस समुद्र मंथन मिशन के थ्रू हम ट्रिपल करना चाहते हैं, ठीक है। फिस्कल ईयर 27 तक हम इसको ट्रिपल करना चाहते हैं। हम फिस्कल ईयर 27 से स्टार्ट करेंगे कि हम 100 वेल्स को डिग कर पाएँ, ड्रिल कर पाएँ, ठीक है। तो ये हमारा गोल है, हमारा टारगेट है। डीप वाटर फोकस, आउट ऑफ द 100 जिसमें 25 वेल जो होंगे वो हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड डीप वाटर जोन में होंगे। दिस इज क्रिटिकल है बिकॉज इंडियाज इजी शेलो वाटर ऑयल लाइक बॉम्बे हाई वो एज कर रहा है, ठीक है। इसकी वजह से उसमें और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो जो हाइड्रोकार्बन रिजर्व है फ्रॉम 1.6 बिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट टुडे टू हम कितना चाहते हैं बाय 2047 5 BTOE। तो देखो, ये इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं, इनको याद होना चाहिए। ये वाला टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको यूज़ भी कर सकते हो फेज़ 2 में भी, और फेज़ 1 में तो आ भी सकता है कि भाई फेज़ 1 में आ जाए, पूछ लेंगे कि हमारा टारगेट क्या है। Technological sovereignty. The mission also include a special scheme to manufacture high-tech exploration equipment, drill rigs, ठीक है, logging tools locally by June 2026। तो ये अपस्ट्रीम को, जो अपस्ट्रीम वाला पार्ट है उसको अच्छा करने की कोशिश करेगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं ये क्या है। 90 डेज बफर, ठीक है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। तो ये SPR क्या है? देखो, एनर्जी सिक्योरिटी इज ऑफन मेजर्ड बाय कि कितने दिन तक एक कंट्री सर्वाइव कर सकती है अगर ग्लोबल चेन सप्लाई वो ब्रेक ऑफ हो जाए, ठीक है, या कट ऑफ हो जाए। इंडिया का टारगेट क्या है? इंडिया टारगेट कर रही है 90 डे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इसमें हम पहले से ही हमारे पास कितनी एग्जिस्टिंग SPR है वो देख लेंगे और वो कितने दिन तक कंट्रीब्यूशन कर सकती है, प्लस अंडर कंस्ट्रक्शन क्या है। देखो, वही सेम चीज़ है। एग्जिस्टिंग SPR जो कि है 5.33 MMT के लिए, है ना, वो 10 डेज के लिए कर सकती है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है फेज़ 2 में 11.83 MMT के लिए, जो कि 20 से 25 डेज तक का कंट्रीब्यूशन कर सकती है अगर हमारी कोई ग्लोबल सप्लाई चेन टूट जाए, ठीक है, हमको इम्पोर्ट ना कर पाए। प्रपोज कितनी करी है बाय, ये अप्रूवल मिल जाएगा कैबिनेट का बाय जून, जो कि 6 MMT को ऐड करेगी। और ये कितना ऐड करेगी? ये ऐड करेगी 10 से 12 डेज एक्स्ट्रा, ठीक है। रिफाइनरी और कमर्शियल स्टॉक के पास भी है, ठीक है, स्टैंडर्ड इंडस्ट्री इन्वेंट्री, क्योंकि जो भी इंडस्ट्री होती है उनके पास भी एक इन्वेंट्री होती है, उनके पास भी बफर्स होते हैं, ठीक है। वहाँ पर कितना स्टोर है, जितना भी स्टोर है वो कितने दिन तक हेल्प कर सकता है, ठीक है, कंट्रीब्यूट कर सकता है 55 डेज तक। तो ऐसे करके टोटल टारगेट कॉम्बाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर कितने दिन तक करना चाहिए? 90 डेज तक। ये टारगेट है, इंडिया पुश कर रहा है 90 डे क्वेश्चन के लिए, ठीक है, ये ज़रूरी है जानना। आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, पोजिशनिंग एज अ ग्लोबल रिफाइनिंग हब। तो इंडिया जो है पहले से ही 4th लार्जेस्ट रिफाइनर है, ठीक है। और अभी जो नई स्ट्रैटेजीज है वो एम कर रही है कि इंडिया इसमें भी डोमिनेंसी लेके आए, ठीक है, डोमिनेंसी इन द एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। तो इंडिया डायरेक्टली कम्पीट करना चाहती है विद द मिडिल ईस्ट और सिंगापुर। तो गोल क्या है? 400 MMTPA का, ठीक है। अभी करंट कैपेसिटी कितनी है इंडिया की? 258 MMTPA। उससे हम जाना चाहते हैं 400
TPA तक बाय 2047। ये एक गोल इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना। इसके अलावा एक पेट्रोकेमिकल इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं। पहले जो है ना पेट्रोकेमिकल जो है किसके अंदर आते थे, केमिकल मिनिस्ट्री के अंदर आते थे। अब उसको चेंज कर रहे हैं, ये किस में कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में कर रहे हैं बाय March 31, 2026। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न रिफाइनर्स जो है आर मोर प्रॉफिटेबल व्हेन दे कैन इंस्टेंटली स्विच बिटवीन मेकिंग पेट्रोल या डीजल एंड मेकिंग प्लास्टिक या पॉलीमर्स, ठीक है, क्योंकि पेट्रोकेमिकल्स हैं। तो ये मर्जर स्ट्रीमलाइन करेगा एक पूरी की पूरी सप्लाई चेन को, ठीक है, वैल्यू चेन को। तो PSU कंसोलिडेशन भी करना चाहते हैं। प्लान क्या है गवर्नमेंट का कि वो मर्ज करेगी स्मॉल जो छोटी छोटी PSUs हैं, ठीक है, ऑयल एंड गैस की PSUs है, उसको एक ग्लोबल एनर्जी चैंपियन में क्रिएट करने की कोशिश करेंगी, लाइक अ डोमेस्टिक वर्जन ऑफ एक्सॉन एंड और शेल, ठीक है, टू कम्पीट फॉर अ मैसिव इंटरनेशनल ऑयल एसेट्स। तो यहाँ हमने पहले क्या देखा था, पहले हमने देखा था कि अपस्ट्रीम कैसे बढ़ रहा है समुद्र मंथन से, ठीक है, वो कैसे डेवलप होगा। और अब हम देख रहे हैं कि ये डाउन स्ट्रीम वाला जो है उसको स्केल कैसे किया जाए, ठीक है, थ्रू दीज काइंड ऑफ गोल्स एंड इंटीग्रेशंस प्लस कंसोलिडेशन। आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं वाई नाउ क्यों। द 2026 कॉन्टेक्स्ट जो आर्टिकल है वो ये भी नोट कर रहा है कि शिफ्ट हो रहा है जियोपॉलिटिक्स, ठीक है, उसकी उसकी वजह से हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अभी हमें US टैरिफ फ्लक्स देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो अलग से प्रॉब्लम चल रही है। कुछ इंपोर्ट प्रेशर्स भी हैं, है ना, रशिया हमें इंपोर्ट करता है ऑयल, ठीक है, वो 40% लगभग करता है, ठीक है। तो अभी हम पे ग्लोबल सैंक्शन लग सकते हैं, US लगा सकता है, तो उन सब चीज़ों की प्रॉब्लम चली जा रही है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और विकसित भारत 2047 टू बी आर डेवलप्ड नेशन बाय 2047 इंडिया को चाहिए 4 टाइम्स इंक्रीज इन एनर्जी अवेलेबिलिटी, ठीक है, तो इसलिए ये सब चीज़ें करनी पड़ रही है। तो ये बहुत नॉर्मल था, इस पर डिस्कशन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लास्ट न्यूज़ है, ये बहुत आसान न्यूज़ है, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी इसको खत्म करते हैं। तो इंडियाज़ ग्रिड 2.0 फ्रॉम कैपेसिटी एडिशन, हम कैपेसिटी एडिशन से मूव करना चाहते हैं टू द स्टेबिलिटी इन द इंजीनियरिंग। तो ये आर्टिकल डिस्क्राइब करता है क्रिटिकल शिफ्ट इन इंडियाज एनर्जी स्ट्रेटेजी, मूविंग फ्रॉम सिंपली एडिंग द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टू मेंटेनिंग इट और मैनेजिंग इट इफेक्टिवली। तो जैसे हमें पता है इंडियाज़ का नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी कितनी हो चुकी है, 272 गीगावाट है, ओवर 50% ऑफ द टोटल मिक्स इन 2026, हमें पता है, हमें पढ़ चुके हैं, ठीक है। पर तब भी जो ग्रिड है ना वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। जैसे सोलर और विंड जो है एक बहुत बड़े वेरिएबल्स हैं। जो सन है वो हमेशा साइन नहीं कर सकता है, और विंड जो है वो हमेशा ब्लो नहीं कर सकती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी नेशनल ग्रिड है ना उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आते हैं। तो जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, वो एक ऐसा मार्केट बिल्ड करने की सोच रही है जहाँ पर ये एंसिलरी सर्विसेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो, क्योंकि वही एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा सकती है हमारे ग्रिड के अंदर, क्योंकि हमारी ग्रिड बहुत अनस्टेबल है बिकॉज ऑफ दीज 2 वेरिएबल्स, और यही सबसे ज़्यादा अकाउंट में होते हैं हमारे लिए, अकाउंटेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है, अब ये देखते हैं कि व्हाट आर द एंसिलरी सर्विसेज इन अ पावर ग्रिड। द मेन सर्विस इज द बल्क फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो एंसिलरी सर्विस होती है वो सपोर्टिंग कास्ट की तरह वर्क कर रही होती है, जो हमारी ग्रिड को स्टेबल रखती हैं, सेफ रखती हैं, रिलायबल रखती हैं। आप समझ सकते हो इनको एज अ शॉक एब्जॉर्बर फॉर अ कार। तो ये क्या कंट्रोल करती हैं, फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करती हैं और वोल्टेज सपोर्ट करती हैं, ब्लैक स्टार्ट में हेल्प करती हैं। तो पहला है फ्रिक्वेंसी को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो क्या फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी, ऊपर नीचे होगी, तो उसकी वजह से जो हमारे पूरा वोल्टेज का ग्राफ है ना वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में आएगा, ठीक है, फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। और अगर वो ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, जो भी हमारे ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं वो हीट अप होने लग जाएंगे, क्योंकि इनकी जो कॉइल होती है ना वो हीट अप होने लग जाएंगे उसकी वजह से, और फिर डैमेज हो सकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वोल्टेज सपोर्ट भी करती हैं और ब्लैक स्टार्ट भी करती हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं ब्लैक स्टार्ट के टाइम पे, क्योंकि जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा लोड होता है उस टाइम पे, तो उस लोड को पूरा करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी होती है। तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं इसके थ्रू। आगे बढ़ते हैं, द शिफ्ट फ्रॉम ग्रिड फॉलोइंग वर्सेस द ग्रिड फॉर्मिंग। तो ट्रेडिशनली जो सोलर और विंड प्लांट्स हैं हैव बीन द ग्रिड फॉलोइंग, दे लिसन टू द ग्रिड हार्ट बीट, जिसमें फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को देखते हैं फिर उसके साथ सिंक करते हैं, है ना। अगर ग्रिड अपने आप बंद हो जाती है तो वो भी खत्म, क्योंकि वो कुछ समझ ही नहीं सकते, कुछ उसको सिंक ही नहीं कर सकते, क्योंकि कोई फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज है ही नहीं। सेक्रेटरी जो है मेंशन करते हैं ग्रिड फॉर्मिंग इन्वर्टर्स के बारे में, ठीक है। तो ये एक ऐसे एडवांस डिवाइसेस हैं जो कि ऑफन पेयर्ड विद द बैटरीज, जो एक्चुअली सेट करते हैं ग्रिड की हार्ट बीट को। तो वो एक्ट करते हैं एज अ सिंक्रोनाइजिंग मशीन, ठीक है, और प्रोवाइड करते हैं इनर्शिया इलेक्ट्रॉनिकली।
समथिंग ट्रेडिशनली ओनली ह्यूज कोल और हाइड्रो टर्बाइन कुड डू. दिस मार्क्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम पैसिव रिन्यूएबल इंटीग्रेशन टू द एक्टिव ग्रिड स्टेबलाइजेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. देखो वैसे वैसे सिर्फ इंजीनियर के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये होती क्या है एक्चुअली में, हमें जानने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो. लेकिन सिंक्रोनाइज़र इंडस्ट्री में जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं. क्योंकि सिंक्रोनाइजर्स क्या होता है, जैसे एक इंडस्ट्री में आपको बताता हूँ क्या होता है नॉर्मली. एक इंडस्ट्री है, इनका पावर स्टेशन होता है, ठीक है, पावर स्टेशन होता है. यहाँ बहुत सारी मशीनें होती हैं, अलग अलग सोर्स से पावर को ले रहे होते हैं. कभी टरबाइन चला के पावर लेते हैं, ठीक है, टरबाइन से पावर ले रहे होते हैं. कभी डीजल इंजन चला के, जिसको EMDG बोलते हैं, ठीक है, EMDG चला के लेते हैं, ठीक है. ऐसे करके अलग अलग सोर्स से पावर लेते हैं. कभी कभी ये मेन ग्रिड से पावर लेते हैं. तो बहुत सारी पावर होती हैं और इस प्लांट को चाहिए कंटिन्यूस पावर. इस प्लांट को कंटिन्यूस पावर चाहिए और आ रही है पावर 3 सोर्स से, पहली सोर्स, दूसरी सोर्स, तीसरी सोर्स. अब तीसरी सोर्स जो ना अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे होती है, ठीक है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे होती है, अलग अलग वोल्टेज होते हैं. मतलब फ्रिक्वेंसी तो अराउंड 50 हर्ट्ज ही होती है, लेकिन वो चेंज होती रहती है, ठीक है. तो जब हमें स्विच ओवर करना होता है ना, इसमें एक स्विच ओवर का कॉन्सेप्ट आता है कि मुझे इससे इस एनर्जी से इसमें स्विच करना है और इससे इसमें स्विच करना है, तब सिंक्रोनाइजर्स बहुत हेल्प करते हैं. बहुत बड़ी बड़ी मशीन होती है सिंक्रोनाइजर की, इसके अंदर सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, ऐसे करके ना बहुत बड़ी बड़ी मशीन होती हैं. तो उसका यूज़ वो कैसे इन्वर्टर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक सिंक्रोनाइजिंग मशीन है. जब कोई स्विच ओवर हो, ठीक है, या कोई फ्लक्चुएशन आए ग्रिड के अंदर, तो उसको कंट्रोल किया जा सके उसके थ्रू, ठीक है. तो ये सिंक्रोनाइज करती है, उन दोनों के फेस को सेम करती है, वोल्टेज के फेस को सेम करती हैं, करंट के फेस को सेम करती हैं, ठीक है. तो वो बस ये आपको इतना ही ओवरव्यू काफ़ी है. बाकी और तो बहुत बहुत कुछ है इसके अंदर, तो वैसे अगर समझने जाएँ तो, ठीक है. की टेक्नोलॉजीज आइडेंटिफाइड, इसमें क्या है, बेस के बारे में बात करी है इन्होंने. बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, द प्राइमरी टूल फॉर एब्जॉर्बिंग एक्सेस पावर एंड इंजेक्टिंग इट बैक विद इन मिली सेकेंड टू स्टेबलाइज फ्रिक्वेंसी, ठीक है. तो वही सेम चीज़, अगर बहुत ज़्यादा ग्रिड फ्लक्चुएट हो रही है तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कराएंगी उस वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए, ठीक है. सिंक्रोनाइजर कंडेंसर्स, ये वही सेम चीज़ है. ये कुछ ऐसे सिंक्रोनाइजिंग मशीन भी होती है, प्लस कुछ स्पिनिंग मशीन भी होती हैं. कभी कभी फ्लाई व्हील आपने सुना होगा, फ्लाई व्हील, तो ये फ्लाई व्हील की तरह काम करती हैं. फ्लाई व्हील भी एक एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है. तो लार्ज स्पिनिंग मशीन ऑफन repurposed ओल्ड पावर प्लांट टर्बाइंस दैट डू नॉट प्रोड्यूस पावर बट प्रोवाइड अ रोटेशनल इनर्शिया, ठीक है. तो वो रोटेशनल इनर्शिया के थ्रू पावर करती हैं, घूमती हैं, फिर उसके आगे कुछ जनरेटर्स लगे होते हैं और फिर वो एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड कराती है, ठीक है. ऐसे भी होता है, जिसकी वजह से वोल्टेज सपोर्टेड रहता है, वोल्टेज कॉन्स्टेंट रहता है. सैटकॉम, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, जो प्रोवाइड करते हैं नियरली इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर टू स्टेबलाइज द वोल्टेज. यहाँ पर सिर्फ वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए, वैसे ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं है आपको. तो बस ये इसको समझ के चलना है कि बैटरी बैस क्या है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्या है. वाई क्रिएट एन एंसिलरी मार्केट, तो इसे क्यों बनाया है. करेंटली ग्रिड स्टेबिलिटी जो है इज ऑफन मैनेज बाय गवर्नमेंट रन लोड सेंटर्स और बाय फोर्सिंग थर्मल पावर प्लांट्स टू थ्रॉटल अप, या तो थर्मल पावर प्लांट का यूज़ करके या लोड सेंटर्स का यूज़ करके ही मैनेज की जाती है, ठीक है, ग्रिड की स्टेबिलिटी. बाय क्रिएटिंग अ मार्केट, गवर्नमेंट इज टेलिंग द प्राइवेट कंपनी को बोल रही है गवर्नमेंट, अगर आप ऐसी बैटरी बनाओगे, ठीक है, और हमें एनर्जी प्रोवाइड कराओगे, तो हम आपको सिर्फ एनर्जी के लिए पेमेंट नहीं करेंगे, और भी अगर आप हमारी ग्रिड को स्टेबल भी रखोगे ना, तो उसके लिए भी हम आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देंगे. तो इसकी वजह से क्या है, दिस क्रिएट अ न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर एंसिलरी फर्म्स, ठीक है, मेकिंग एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज लाइक लार्ज स्केल बैटरीज फाइनेंशियल वायबल, ठीक है, फाइनेंशियली वायबल. तो बस यही था, ठीक है. तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये दोस्तों में भी सेंड करना वीडियो, तो मेरा भी चैनल ग्रो होगा. थैंक यू.